चंदांगी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। सो आज हम डिस्कस करेंगे वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में। और जो पहले हमने दो लेक्चर में सीखा है, आप लोगों ने 2 लेक्चर में सीखा है, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके गाइज, क्या आप सभी तैयार है? आप सभी को मेरी नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में। इससे पहले हमने सीखा दाब, वायु दाब, उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पलवन का सिद्धांत। ये सभी टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक एक टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बन जाते हैं। वो सभी चीजें डिस्कस की है। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके उनको देखिए और अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए। ओके गाइज, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में। और देखिए यहाँ से ये काफी इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का मिल जाएगा एमसीक्यूज में। ठीक है, और अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी करती हो तो वहां पर भी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हर एक तो कुछ भी आप हम डीएलएड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहां भी आप लोगों के ये काम आएंगे। सबसे पहले जानेंगे, एक बार आप मेरे साथ बोलते हुए चलिए इनको, फिर बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद में हम परमाणिक वायु दाब के बारे में, जो हमने एक टॉपिक हमारा छूट गया था, उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो देखिए ये यंत्र है। ठीक है, ये इस साइड यंत्र लिखे हैं और इस साइड लिखे है कि इनका प्रयोग किसमें किया जाता है। ठीक है, ये इनका उपयोग है। मेरे साथ बोलते हुए चलिए तो आपको याद हो जाएंगे यहाँ पर, और फिर एक बार और आप याद कर लेंगे इसको, तो फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जहाँ पर ट्रिक की जरूरत होगी हम वहां पर ट्रिक भी लगाएंगे। सो देखिए बैरोमीटर यंत्र होता है। ये किसमें उपयोग किया जाता है? वायु दाब मापने में। बोलिए मेरे साथ, बैरोमीटर यंत्र का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर हो गया वायु दाब मापने में। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है तापमान मापने में। आप लोगों को साथ के साथ याद हो जाएंगे अगर आप साथ के साथ बोलते हुए इनको चलोगे। ठीक है, ऑडियोमीटर। ठीक है, देखिए ऑडियो का संपर्क किससे होता है? ऑडियो ध्वनि से होता है। तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं। अगर मतलब ये हो जाए कि आप एग्जाम में भूल जाए, ये दे देगा, यंत्र दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप रिलेट करके इसका अपना सही आंसर लगा सकते हैं। जैसे ऑडियोमीटर यंत्र का उपयोग ध्वनि मापने में किया जाता है, ध्वनि तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑडियो का रिलेशन किससे होता है? ध्वनि से होता है, बोलने से होता है। तो ध्वनि तीव्रता मापने में किया जाता है। ठीक है, देखिए ये ऑडियोमीटर है, ये है ऑडियोमीटर। दोनों में बहुत कम अंतर है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों को आराम से पढ़िए। ठीक है, क्लियर तरीके से पढ़िए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑडिमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी में नापते हैं। आपने देखा होगा, एक होता है स्पीड वाला होता है, कितनी स्पीड हुई, एक होता है कि उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, वो क्या होता है? वो ऑडिमीटर होता है। ऑडिमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापने में इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापने में, ऑडिमीटर जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी होगी उसको मापने में किया जाता है। स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीड मापने में किया जाता है। ओके, अल्टोमीटर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अल्टोमीटर ऊंचाई मापने में। अल्टोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? अल्टोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में। ओके, फिर आ गया ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? पौधों की वृद्धि मापने में। ठीक है, देखिए कैसे रिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे ऑक्सीनोमीटर है तो ऑक्सीनो मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हैं, और ऑक्सीजन हमें कौन देते हैं? पेड़ पौधे देते हैं। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। ऑक्सीनोमीटर का उपयोग पौधों की वृद्धि मापने में किया जाता है। ठीक है गाइस, अगर आप सभी को अच्छी लग रही है ट्रिक भी तो थम्स अप कीजिए, बताते हुए चलिए, लाइक करते हुए चलिए। जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक होने जरूरी है। ठीक है, तो लाइक भी साथ के साथ कीजिए। तो अब देखिए लक्स मीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रकाश मापने में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता मापने में, प्रकाश की
तीव्रता मापने में लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए लैक्टोमीटर, लैक्टिक एसिड का रिलेशन कहीं ना कहीं दूध से होता है, ठीक है। तो ये लैक्टो एसिड से आप अनुमान लगा सकते हैं लैक्टोमीटर, तो मान लिया दूध की शुद्धता मापने में लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड होता है जो दूध से रिलेशन होता है इसका। तो अब देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नाइन्थ है हाईग्रोमीटर, ठीक है। हाईग्रोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो हवा की आर्द्रता मापने में किया जाता है। आर्द्रता क्या होती है? नमी होती है, ठीक है। तो हाईग्रोमीटर का उपयोग हवा की आर्द्रता मापने में किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोमीटर। देखिए यहाँ पर तो था हाईग्रोमीटर, यहाँ पर है हाइड्रोमीटर। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना कि आपके एग्जाम में आ गया हाइड्रो और आपने हाइग्रो सोचा, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व नापने में, ठीक है, घनत्व मापने में। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, साथ के साथ बोलते हुए चलिए तो याद हो जाएगा और अच्छे तरीके से। मैनोमीटर, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने में, गैसों का दाब मापने में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको साथ के साथ याद हो रहा है कि आप लोगों को क्लियर भी दिख रहा है? जल्दी से बताइए, आप लोगों को क्लियर सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो देखिए एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु गति मापने में। ओके गाइस, आप बोलते हुए चलिए साथ के साथ में कि एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु की गति मापने में, ठीक है। अब देखिए फेदोमीटर, फेदोमीटर क्या होता है कि समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक यंत्र थे जो आपके सिलेबस में थे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन तो मोस्टली बन ही जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर इसको दोहराते हुए चलेंगे स्पीड से। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायु दाब में। थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान मापने में। ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। ऑडीमीटर का प्रयोग किया जाता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में। अल्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि मापने में। आप भी साथ के साथ बोलते हुए चलिए तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा, और ये याद करने भी जरूरी है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता मापने में। लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने में। इस साइड आ जाइए, हाईग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की आर्द्रता मापने में। हाइड्रो, ठीक है, हाइग्रो और हाइड्रो। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में। और मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने में। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की गति मापने में। और फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। अब आप लोगों को साथ के साथ याद हो गया होगा, और मैं क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछती हुई चलूंगी, ठीक है। लास्ट में भी आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, तो आप लोगों को उन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। जो पहली 2 वीडियो देखी है इसकी दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र चैप्टर नंबर 2, इसके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उन सभी का आंसर आपको देने हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इससे बाद में हमारा एक टॉपिक रह जाता है परमाणिक वायुदाब क्या होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बनता है क्वेश्चन वो मैं बताऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके गाइस, तो क्या आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो चलिए अब मैं इसको रफ कर देती हूँ और फिर हम बढ़ते हैं आगे परमाणिक वायुदाब के बारे में, ठीक है। परमाणिक वायुदाब क्या होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाणिक वायुदाब क्या होता है, बताइए, या इसका मात्रक बताइए, ठीक है। इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, परमाणिक वायुदाब, परमाणिक वायुदाब, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी बन जाता है। किस प्रकार क्वेश्चन बन जाता है इसको मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो परमाणिक वायुदाब क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि आप लोगों को लिखना कैसे है, और फिर मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी। तो देखिए लिखना ऐसे, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि परमाणिक वायुदाब बताइए, ठीक है, तो लिखना है कि समुद्र तल पर
वर्डों पर फोकस करना है, ठीक है। समुद्र, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के, आप लोग एक बार मैं लिख लेती हूँ, इसको समझिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। एक बार पहले समझ लेते हैं कि समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है। 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है। कैसे होता है अभी बताएंगे। ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है, ठीक है। इसका जो मान होता है, इसका मान 1.013 गुना 10 की पावर 5, ओके सही लिखा है, 1.013 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसे ही प्रामाणिक वायुदाब कहते हैं। इसे ही प्रामाणिक वायुदाब कहते हैं। ओके, देखिए अब इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे ये कोई बर्तन है, ठीक है, ये कोई पात्र है, बर्तन को पात्र कहते हैं ना, आपने पहले पढ़ा होगा। इसमें क्या भरा है, इसमें ये भरा है पारा, ठीक है, पारा भरा है। देखिए पारा बिल्कुल जमता नहीं है, लेकिन बर्फ पानी क्या होता है, जल क्या होता है, जल नमी में आकर ठंड में आकर जम जाता है, लेकिन पारा नहीं जमता है, ठीक है। देखिए ये कोई नली है, इसमें पारा भरा है। अगर हम इस नली को उल्टा कर दे, ठीक है, जैसे ये कोई नली है, ये कोई नली है, हमने इसमें क्या भर लिया, इसमें पारा भर लिया और ये ऊपर से खाली है, ओके, ये ऊपर से खाली है। और जब हम इसको उल्टा करेंगे, ठीक है, ये जिस साइड से खाली है इस साइड को उल्टा रख देंगे इसमें पात्र में, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पारा होगा ये नीचे की ओर खिसकने लगेगा, ठीक है। नीचे की ओर क्या होगा, ये नीचे की ओर, अभी देखा होगा आपने, मान लिया हमने इसमें कुछ सामान रख लिया, तो उसको ऊपर ऐसे करेंगे, उल्टा करेंगे, तो उसमें से क्या होगी, चीजें नीचे की ओर ही जाएगी। तो ये इसमें दायरा क्या होगा, ये 76 सेंटीमीटर स्तंभ तक आगे रुक जाएगा। और ये क्यों होता है, ये वायुमंडल के दबाव के कारण होता है। और यहाँ खाली जगह बच जाएगी, निर्वात, ठीक है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। ओके गाइज, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नली में हमने पारा भर लिया, ऊपर से वो खाली है, उसको मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। ऊपर से वो खाली है, उसको उलट देने के बाद में वह क्या होता है, वह नीचे की ओर गिरने लगता है, ठीक है, नीचे की ओर रिसने लगता है। और यहाँ पर ये खाली जगह बच जाती है, स्पेस बच जाती है। और यहाँ पर 76 सेंटीमीटर स्तंभ तक आकर वह रुक जाता है। यह क्यों होता है, यह वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। कि अगर यह 76 सेंटीमीटर तक आकर रुक जाता है तो यह वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये वायुमंडलीय दाब है 76 सेंटीमीटर तक आकर पारे का दाब रुक जाता है, किसके कारण रुकता है, वायुमंडलीय दाब के कारण रुकता है। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आपको ये क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में, एक स्टूडेंट को बताने हैं। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ओके गाइज, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्या मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, इसको रब करते हैं और अब इसका क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आपका यह चैप्टर कंप्लीटली डिस्कस हमने करा लिया है। एक भी पॉइंट इसमें नहीं छूटा है कि आपके एग्जाम में ना आए या आपके सिलेबस में ना हो और हमने उसे डिस्कस ना किया हो। सभी टॉपिक को डिस्कस किया है जहां तक हो सकता है। तो अब देखिए, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कल कि कील का क्षेत्र क्या था, कि समुद्र में अगर हम कील डाले, पानी में कील डाले तो वह डूब जाती है, लेकिन पानी से बने जहाज क्यों नहीं डूबते। इसके दो तीन तरीके से हम एग्जांपल इसके दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको उत्प्लावन बल समझाया था, ठीक है, इससे पहली वीडियो में मैंने उत्प्लावन बल के बारे में आपको डिस्कस कराया था। देखिए, अगर कोई भी बर्तन होगा, अगर हम इसमें कील डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पानी है इसमें, तो इसमें
होती है ये इतना पानी विस्थापित नहीं कर पाती है, उत्प्लावन बल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा जल विस्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको लोहे का टुकड़ा और कटोरी वाला एग्जांपल दे करके ये क्वेश्चन समझाया था, वही सिचुएशन आप इसमें यहाँ लगा सकते हो और घनत्व के द्वारा भी लगा सकते हो। जैसे ये समुद्र है, ठीक है, ये पानी का जहाज है, तो ये अपनी चौड़ी आकृति होने के कारण पानी को अधिक विस्थापित कर देता है। ठीक है, पानी को अधिक विस्थापित कर देता है, इसलिए यह उसमें तैरता रहता है। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। घनत्व के द्वारा भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, घनत्व के द्वारा भी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं हम आगे का। यहाँ पर वस्तु का भार, यहाँ पर उत्प्लावन बल कम हो जाएगा और यहाँ पर उत्प्लावन बल अधिक हो जाएगा। तो अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ मैं कि समुद्र तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई बताइए। आप लोग इसका आंसर दिए जो मैंने अभी बताया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। समुद्र तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी बाद में, जो कोई वीडियो को बाद में देखेगा तो कमेंट बॉक्स में भी बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को यहाँ लिख देती हूँ। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक। ठीक है, दाब का मात्रक लिखना है। आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा। देखिए, एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल अगर वस्तु के भार के बराबर हो, यानी उत्प्लावन बल बराबर हो वस्तु के भार के। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, आप सभी को इसका आंसर देना है। जिसने पहली वीडियो देखी है वो इसका आंसर जरूर देगा, काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सभी लेक्चर आपको देखने हैं एक चैप्टर के। तो इसको बताइए, उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, पूर्णतः डूब जाएगी या डूबती हुई तैरेगी, आंशिक रूप से डूबती हुई, आधी बार, आधे अंदर, इस प्रकार डूबती हुई तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। आप सभी जो भी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो आज के लेक्चर खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।